Hello students, in previous lecture we discussed about some numerical and Henry's law. In this lecture we will discuss about one interesting and very important topic, that is vapor pressure and boiling point. Vapor pressure वर्ड से आपको थोड़ा बहुत ऐसा लगेगा कि इट इज़ अ प्रेशर ऑफ वेपर. वेपर प्रेशर मीन्स प्रेशर ऑफ वेपर ऑफ एनी लिक्विड. सपोज हम एक बीकर में, मान लो एक बीकर है यहाँ पे, और उसी बीकर में हमने एक लिक्विड लिया, सपोज वाटर है ये. दिस बीकर कंटेन्स वाटर, एनी लिक्विड. मान लो हमने वाटर लिया और इस बीकर को हमने रख दिया है 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे. आपको क्या लगता है इस बीकर के ऊपर ये अंदर जो है वो लिक्विड फॉर्म में वाटर है, बिकॉज 25 डिग्री पे वाटर लिक्विड होता है. आपको क्या लगता है ये लिक्विड की इसी टेम्परेचर पे ऊपर वेपर होगी? यहाँ पे ये वेपर है. आपको क्या लगता है 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे वाटर की वेपर बन जाएगी? तो आप यही सोचेंगे कि नहीं, बिकॉज वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो वाटर की वेपर 100 डिग्री सेल्सियस पे ही बनेगी. बट इट इज़ रॉन्ग. एट 25 डिग्री सेल्सियस वाटर इज ऑल्सो हैविंग वेपर. एक बात याद रखना, किसी भी लिक्विड की, खास समझना, किसी भी लिक्विड की किसी भी टेम्परेचर पे खुद की वेपर होती है. किसी भी लिक्विड की किसी भी टेम्परेचर पे उसके खुद के ऊपर उसकी वेपर होती है. दैट इज़ इम्पोर्टेंट. अब आप पूछेंगे ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी भी लिक्विड के ऊपर वेपर होगी? तो आप इधर समझिए. देखिए ये जो है वाटर मॉलिक्यूल, उसमें इट इज़ लिक्विड. अब आपको तो पता है कि लिक्विड के बीच में थोड़ा डिस्टेंस कंपेयर टू सॉलिड स्टेट ज़्यादा होता है. मीन्स थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा तो अट्रैक्शन कम होगा, तो वाटर के मॉलिक्यूल ऐसे ऐसे दौड़ते होंगे. अब दौड़ते मतलब अंदर उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, थर्मल एनर्जी है. द थर्मल एनर्जी ऑफ लिक्विड is more than the thermal energy of solid, and that's why the molecules of liquid are moving here and there. बीकर के अंदर आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो उसके मॉलिक्यूल ऐसे ऐसे दौड़ते होंगे. दौड़ते दौड़ते मान लीजिए दे ऑल आर मूविंग रैंडमली. अब मान लीजिए ये एक मॉलिक्यूल है, इसने दौड़ते दौड़ते इसे धक्का लगा दिया, तो जिसे धक्का लगा ना उसकी स्पीड बढ़ गई, उसकी वेलोसिटी बढ़ गई, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई. अब आप खुद सोचो, जिसकी स्पीड, जिसकी काइनेटिक एनर्जी, जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा, वो थोड़ी लिक्विड रहेगा. इट विल बी कन्वर्टेड टू गैस, क्योंकि गैस इज हैविंग मोर काइनेटिक एनर्जी. तो जैसे इसको धक्का लगा वो सीधा वेपर बन के बाहर चला गया. अब मान लो दौड़ते दौड़ते इसको धक्का लगा तो वो भी वेपर बन के बाहर चला गया. ऐसे चलता रहता है. तो क्या हुआ, वाटर लिक्विड फॉर्म में था, उसे किसी मॉलिक्यूल ने धक्का लगा दिया तो वहाँ पे जाके क्या बन गया, वेपर. तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि 25 डिग्री पे भी ऊपर थोड़ी वेपर होती है. बट इसका मतलब ये नहीं कि वो वेपर बन गया मतलब पूरा बाहर चला गया. वो बाहर नहीं जा पाएगा, याद रखना. वो पूरा बॉयल नहीं होगा, वेपराइज नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है बाहर से भी कुछ प्रेशर लग रहा है, एंड दैट इज़ कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर. बाहर से जो प्रेशर लगता है ना, वो प्रेशर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर. अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब एटमॉस्फेयर का प्रेशर, और एटमॉस्फेयर का नॉर्मल प्रेशर कितना होता है, 180 m. बाहर से प्रेशर लगा रहा है एटमॉस्फेयर नीचे की ओर. आप ध्यान से देखिए, एटमॉस्फेयर बाहर से नीचे की ओर ये प्रेशर लगा रहा है. कितना? तो 180 m. एटमॉस्फेयर का प्रेशर बाहर से कितना है, 1 एटमॉस्फेयर. अब सोचो, ये बाहर से 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर लग रहा है और ये नीचे वाला गैस ऊपर की ओर प्रेशर लगा रहा है. अब दोनों में से एटमॉस्फेयर का प्रेशर ज़्यादा है, तो ये वेपर बन के बाहर नहीं जा पाएगा. मतलब जब तक ये प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है और मान लो नीचे का प्रेशर 0.6 एटमॉस्फेयर है, तो क्या ये बाहर जा पाएगा? नहीं. तो वो ऊपर वाला है ना, उसे धक्का लगा के फिर से अंदर डाल देगा लिक्विड में, मतलब फिर से वो लिक्विड हो जाएगा.
मतलब वेपर थी, उसे एटमॉस्फेयर ने प्रेशर लगाया तो वेपर में से फिर से लिक्विड हो गया. सो दिस प्रोसेस रिमेन्स कंटिन्यू, लिक्विड टू वेपर, वेपर टू लिक्विड, लिक्विड टू वेपर, वेपर टू लिक्विड. इट इज़ कंटिन्यूअस प्रोसेस. मतलब कोई लिक्विड में से धक्का लगा तो वेपर बन गया, अब वेपर को ऊपर नहीं जाने दिया, एटमॉस्फेयर ने नीचे फिर से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया. अब ये प्रोसेस चलती रहती है. अब मानिए यहाँ पे 0.6 एटमॉस्फेयर प्रेशर है वेपर का. वेपर एग्जर्ट द प्रेशर, इक्वल प्रेशर इन ऑल द डायरेक्शन. याद रखना, वेपर प्रेशर खुद का होता है वेपर को, और सारी डायरेक्शन में इक्वल प्रेशर लगता है. अब देखिए, कोई आपको पूछे कि क्या ये प्रेशर फिक्स होगा? नहीं. आप मुझे पूछे कि वाटर आपके पास जो ये बीकर है, ये हमने जो लिया है, उसके ऊपर जो वेपर प्रेशर लगा रही है, उसका वेपर प्रेशर कितना है, तो मैं बोल दूँ 0.6 एटमॉस्फेयर. तो क्या आपको लगता है कि आफ्टर 10 मिनट भी वही से 0.6 एटमॉस्फेयर होगा, आफ्टर 1 आवर वही 0.6 एटमॉस्फेयर होगा? नहीं. थोड़ी देर के बाद में वो चेंज होने वाला है. इट मे बी 0.4, इट मे बी 0.8, इट मे बी 0.2, इट मे बी 0.3, बिकॉज इट इज़ रैंडम प्रोसेस ना. कितनी वेपर बनेगी वो फिक्स नहीं है. ये तो रैंडम, धक्का लग गया, वेपर बन गई, ज़्यादा बन गई तो ज़्यादा प्रेशर, कम बन गई तो कम प्रेशर. मतलब जितनी वेपर उतना प्रेशर होगा. सो इट इज़ रैंडम प्रोसेस. तो मुझे कोई पूछे प्रेशर कितना है, तो मैं ऐसे नहीं बोलूँगा कि 0.6. तो वेपर प्रेशर फिक्स नहीं है ये, इसलिए हम उसे डिफाइन नहीं कर पाएंगे. डिफाइन करना है तो उसकी वैल्यू फिक्स होनी चाहिए. सो मुझे कोई पूछे वेपर प्रेशर कितना है, तो मैं 0.6 नहीं बोलूँगा, क्योंकि उसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, चेंज होती रहती है. तो अब मुझे प्रेशर को डिफाइन करना है तो मैं क्या करूँगा? अब आप सोचिए कि अभी यहाँ पे 0.6 एटमॉस्फेयर प्रेशर है. अब आप 11th को याद कीजिए, इक्विलिब्रियम चैप्टर. आपने देखा था कि लिक्विड टू वेपर, वेपर टू लिक्विड, इट इज़ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन. और जो रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में होती है, ऐसी रिएक्शन को हम रिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं. और रिवर्सिबल रिएक्शन में वेलोसिटी ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बैकवर्ड जब होता है, उसे हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम. मतलब एक टाइम इस प्रोसेस में ऐसा आएगा कि लिक्विड टू वेपर और वेपर टू लिक्विड का रेट इक्वल हो जाएगा. मतलब जितनी लिक्विड बनेगा उतना ही वेपर बनेगा, दोनों की स्पीड इक्वल हो जाएगी, प्रपोर्शन नहीं. मान लो कि ये चेंज होता रहता है. मतलब ये 0.6 था, अब ये पॉइंट चेंज होके 0.4 हो गया, फिर 0.5 हुआ, फिर 0.6, या तो 0.3 हुआ, 0.2 हुआ. बट आप सोचो कि पॉइंट ऐसे चेंज होता था, चेंज होते होते 0.4 जैसे हुआ, वैसे ही ये इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया. मतलब दोनों की स्पीड इक्वल हो गई. जैसे ही ये 0.4 एटमॉस्फेयर प्रेशर हुआ, उसी टाइम पे दोनों की स्पीड इक्वल हो गई. अब देखो, जितना वेपर बनेगी जितनी, उतना ही फिर से लिक्विड बन जाएगा. मतलब जितनी वेपर बाहर गई उतना फिर से लिक्विड. मतलब यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल है लिक्विड के, तो वो 4 के 4 रह जाएंगे, क्योंकि जितनी बनेंगे उतने फिर से चले जाएंगे. तो 4 मॉलिक्यूल है तो 4 रह जाएंगे. मतलब ये प्रेशर जितना है उतना ही रह जाएगा. अब प्रेशर चेंज होगा नहीं. अब तो कांस्टेंट हो गया, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी इक्वल हो गई ना. अब ये मॉलिक्यूल भी फिक्स हो गए, उससे ज़्यादा तो हो गए नहीं, तो अब प्रेशर भी नहीं बढ़ेगा. अब हम डिफाइन करेंगे इसे. अब कैसे डिफाइन करेंगे? तो अब जो प्रेशर लगता है ना, उसे मैं बोलूँगा वेपर प्रेशर. तो वेपर प्रेशर को हम कैसे डिफाइन करेंगे? एट गिवन टेम्परेचर द प्रेशर exerted by a vapor of any liquid, pressure exerted by a vapor of any liquid on its surface at equilibrium is called vapor pressure of that liquid. ध्यान से समझना इसे कि टेम्परेचर फिक्स है और इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो चुका है. ये कंपलसरी है. इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश नहीं होगा तो ये प्रेशर चेंज होता रहेगा. इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया, तब जो प्रेशर है लिक्विड के ऊपर जो वेपर है उसका,
उसे हम बोलेंगे उसका वेपर प्रेशर, और उसकी वैल्यू ऑलवेज फिक्स रहेगी क्योंकि अब तो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गए। सो इट इज़ वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर का सीधा मतलब ऊपर जो वेपर है उसका प्रेशर, लेकिन कब मेज़र करना है तो इक्विलिब्रियम पे, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। बस एक बार इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया देन इट इज़ कॉल्ड वेपर प्रेशर। तो ये है वेपर प्रेशर। अब देखिए आप क्या सोचते हैं कि इसे बॉयल होके बाहर जाना है तो कितना प्रेशर लगाना होगा, 0.4 पे तो नहीं जा पाएगा, 1 ऊपर से है तो इसे भी 1 करना होगा। तो 1 करने के लिए इसे नीचे से टेम्परेचर को हमें धीरे धीरे टेम्परेचर इंक्रीज़ करना होगा। इंक्रीज़ करते करते जैसे ही ये 100 पे पहुंच जाएगा ये 0.4 का 1 हो जाएगा और ये बॉयल होने लगेगा। हमने 11th में भी देखा था। उसका मतलब वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेयर का प्रेशर इक्वल होना चाहिए, तभी वो वेपर बाहर जा पाएगी ना। तो वो प्रेशर, वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेयर का प्रेशर जिस टेम्परेचर पे इक्वल होगा, कितने टेम्परेचर पे हुआ तो 100 पे, दैट इज़ कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट को हम कैसे डिफाइन करेंगे, द टेम्परेचर, द मिनिमम टेम्परेचर at which the vapor pressure and atmospheric pressure becomes equal is called boiling point। जिस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेयर का प्रेशर इक्वल हो जाएगा उसे हम बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड। वेपर प्रेशर शुड बी इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेयर के प्रेशर जितना करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो उसे हीट करना होगा। जब तक, कब तक हीट करेंगे, जब तक दोनों का प्रेशर इक्वल नहीं होगा, दैट इज़ बॉइलिंग पॉइंट। उसका मतलब आप क्या कर सकते हैं कि हायर द वेपर प्रेशर लोअर द बॉइलिंग पॉइंट। जितना वेपर प्रेशर है 0.4 का 0.8 होता तो जल्दी बॉयल हो जाता है, क्योंकि 0.8 को 1 करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। मीन्स हायर द बॉइलिंग वेपर प्रेशर लोअर द बॉइलिंग पॉइंट, और उसका उल्टा हायर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर हायर द बॉइलिंग पॉइंट। मतलब एटमॉस्फेयर का प्रेशर यदि ज़्यादा होगा, ये मान लो 1 का 2 होता ना 2, तो इसे 2 करने में तो ज़्यादा टाइम लगता, तो जितना मतलब ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ता। तो मतलब जितना एटमॉस्फेयर का प्रेशर ज़्यादा उतना बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो आपको ये खास ये सब बातें पता होनी चाहिए। मतलब जितना एटमॉस्फेयर का प्रेशर ज़्यादा उतना बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो ये हो गया बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट मतलब एटमॉस्फेयर और वेपर प्रेशर क्या होने चाहिए, एटमॉस्फेयर के प्रेशर और वेपर प्रेशर मस्ट बी इक्वल, दैट इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एनी लिक्विड। अब देखिए दो इम्पोर्टेंट बातें यहाँ पे आती है। फर्स्ट थिंग कि वाई बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज एट हायर अल्टीट्यूड। शायद हम अपने 11th में भी इसे पढ़ा होगा। वाई बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज एट हायर अल्टीट्यूड, मतलब हाइट पे या माउंटेन पे चले जाए तो बॉइलिंग पॉइंट क्यों इंक्रीज होता है। तो अब तो आप खुद ही डिसाइड कर सकते हैं कि हायर अल्टीट्यूड पे ये एटमॉस्फेयर का प्रेशर, मान लो यहाँ पे वेपर है और बाहर एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे एटमॉस्फेयर का प्रेशर 1 होता है बट हायर अल्टीट्यूड पे कम होता है। हाइट पे जाते हैं तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर कम होता है। अब मान लो ये वेपर जो ऊपर प्रेशर लगा रही है वो 0.4 है, इसे मुझे बॉईल करना है तो 0.4 को कहाँ तक ले जाना होगा, 1 तक, मतलब हीट करना होगा। बट जैसे ही मैं ये बीकर को माउंटेन पे लेके चला जाऊँ, अब ये 0.4 को बॉईल करने के लिए कितना करना है, सिर्फ 0.8, क्योंकि वहाँ पे तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर कम है। तो ये 0.4 टू 0.8 तो जल्दी हो जाएगा, मतलब कम टेम्परेचर पे हो जाएगा। तो रीज़न क्या होगा, एट हायर अल्टीट्यूड
the atmospheric pressure is less, so less temperature is रिक्वायर्ड। हायर अल्टीट्यूड पे एटमॉस्फेयर का प्रेशर लेस होगा तो कम टेम्परेचर में बॉयल हो जाएगा। टू बॉयल द लिक्विड, क्योंकि ऊपर हमने रिलेशन लिखा है ना कि जितना एटमॉस्फेयर का प्रेशर ज़्यादा उतना बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, तो ऊपर तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर कम होता है, मतलब वहाँ पे वाटर जल्दी बॉयल हो जाएगा। और दूसरा एक बात और कि हायर अल्टीट्यूड पे प्रेशर कुकर भी यूज़ किया जाता है। वाई प्रेशर कुकर मस्ट बी यूज्ड, वाई प्रेशर कुकर must be used to cook the food at higher altitude। मतलब हायर अल्टीट्यूड पे फूड कुक करने के लिए प्रेशर कुकर की क्यों रिक्वायरमेंट होती है। तो अब देखिए हायर अल्टीट्यूड पे एटमॉस्फेयर का प्रेशर कम होता है, मान लो 0.8 एटमॉस्फेयर है तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। एट हायर अल्टीट्यूड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लेस। एट हायर अल्टीट्यूड एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेस डिक्रीज होता है, सो बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो डिक्रीज। अब बॉइलिंग पॉइंट कम होगा सो वाटर बॉइल्स बिफोर कुकिंग टेम्परेचर, मतलब वाटर जल्दी बॉईल हो जाएगा और उस टेम्परेचर पे तो मतलब पूरा हॉट भी नहीं हुआ होगा तब तक में बॉईल हो जाएगा 60 या 70 या 80 डिग्री पे। मतलब मान लो कुकिंग टेम्परेचर, मतलब फूड को अच्छे से कुक करने के लिए हमें 100 डिग्री चाहिए, बट वाटर तो बॉईल हो गया 70 या 80 पे, तो फूड जल्दी कुक नहीं होगा, सॉफ्ट नहीं होगा और इसीलिए फूड अच्छे से कुक नहीं होगा। एंड सो फूड कैन नॉट बी कुक्ड वेल, हैंस प्रेशर कुकर मस्ट बी यूज्ड। और इसीलिए वहाँ पे प्रेशर कुकर यूज़ करते हैं ताकि प्रेशर कुकर में एटमॉस्फेयर का प्रेशर मेंटेन रहे, बाहर का एटमॉस्फेयर का कोई इफेक्ट नहीं हो। हैंस प्रेशर कुकर इज यूज्ड टू कुक द फूड। तो क्लियर हो गया आपको आज का टॉपिक वेपर प्रेशर। खास आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ वेपर प्रेशर। तो जब लिक्विड और वेपर का दोनों का रेट इक्वल होगा उसी टेम्परेचर पे, उसी सिचुएशन पे, मतलब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होने के बाद जो लिक्विड की वेपर प्रेशर लगाएगी उसे हम बोलेंगे वेपर प्रेशर। सीधा मतलब है प्रेशर ऑफ वेपर, लेकिन कब, तो इक्विलिब्रियम पे, दैट इज़ वेपर प्रेशर। और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, तो वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेयर का प्रेशर इक्वल होना। ये 2 पॉइंट खास याद रखना है एमसीक्यू के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं राउल्ट लॉ, जो कि वेपर प्रेशर के बेस में है, तो इसे अच्छे से समझ लेना। थैंक यू।